सो मेन C3 कैस्पेस 3 कैस्पेस 8 एंड C9 जो है ये मेन इंजाइम है जो कि एपोप्टोसिस में पार्टिसिपेट करेंगे उसके मैकेनिज्म में। अच्छा, हमने इनिशिएशन में बोला है कि 2 इसके पाथवे हैं, एक इंट्रिंसिक पाथवे एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे है। अगर तो इनिशिएशन हो रही है इंट्रिंसिक पाथवे में तो यहाँ पे जो कैस्पेस यूज़ होगा इंजाइम वो होगा C9। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने जहन में रखनी है फॉर MCQ। सो C9 जो कैस्पेस 9 है वो इंट्रिंसिक पाथवे में यूज़ होगा। अगर C9 कैस्पेस एक्टिवेट हुआ है तो वो इंट्रिंसिक पाथवे करवाएगा, और अगर जो है एक्सट्रिंसिक पाथवे चल रहा है तो वहाँ पे जो एंजाइम एक्टिवेट होगा वो होगा C8 कैस्पेस 8। एक तो ये बात जहन में रखनी है कि कैस्पेस एंजाइम है एपोप्टोसिस का, कि जहाँ भी एपोप्टोसिस होनी है वहाँ पे यही एंजाइम जो है वो इनिशिएट करवाएगा, यही शुरू करवाएगा रिएक्शंस को। सो अगर तो इंट्रिंसिक पाथवे है तो C9 जो है वो एक्टिवेट होगा, और अगर एक्सट्रिंसिक पाथवे है तो C8 जो है वो होगा कैस्पेस एंजाइम। अगर अच्छा ये दोनों हो गए, उसके बाद एग्जीक्यूशन होनी है। एग्जीक्यूशन में जो कैस्पेस एंजाइम यूज़ होगा वो होगा C3 कैस्पेस C3, ठीक है। सो ये मेन बातें जो आपने जहन में रखनी है। बट अब हम देख लेते हैं कि इंट्रिंसिक पाथवे से अगर कैसे जो है वो स्टार्ट होगी। इंट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे। अब अगर फॉर एग्जांपल ये सेल है कोई, ठीक है, मेन जो रिएक्शंस होते हैं ना कोई भी चीज़ के, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पावर ऑफ द हाउस है। आल्सो एपोप्टोसिस भी जो मेन होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। ये भी बात जहन में रखनी है कि जो भी अगर आप एपोप्टोसिस होनी है तो वो मेनली जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होगी। अब ये सेल है तो यहाँ पे जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है कि एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करता है, ATP प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस होती है। ग्लाइकोलाइसिस के अलावा यहाँ पे क्रेब्स साइकिल होता है। क्रेब्स साइकिल के बाद जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो यहाँ पे होती है। अब जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है यहाँ पे एक साइटोक्रोम प्रेजेंट होता है, साइटोक्रोम C, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पार्टिसिपेट करता है, साइटोक्रोम C। अब ये जो साइटोक्रोम C है ना वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब जो साइटोक्रोम C है ना इसका फंक्शन ये है कि इसने अंदर ही रहना। अगर ये बाहर आएगा ना तो ये डैमेज स्टार्ट कर देगा, इसको अंदर ही रहना है। अब अगर ऐसा होता है कि साइटोक्रोम जो है वो किसी वजह से सेल्स के बाहर आ जाता है, ठीक है, साइटोक्रोम अगर सेल के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर आता है तो ये रिएक्ट कर जाएगा APEF1 के साथ, ठीक है, APEF1 के साथ। वो भी यहाँ सेल के अंदर ही पड़ा होता है, एपोप्टोसिस ही वो भी करवाता है। सो साइटोक्रोम C है, जब वो माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकलेगा तो वो मिल जाएगा APEF1 के साथ। जब ये दोनों मिलेंगे तो ये क्या एक्टिवेट करवा देंगे, कैस्पेस को, जो कि मेन एंजाइम है एपोप्टोसिस के लिए। साइटोक्रोम पहले था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, किसी वजह से अगर वो सेल माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आता है तो वो रिएक्ट करेगा APEF1 के साथ। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये एक्टिवेट करवा देंगे कैस्पेस को, जो कि एपोप्टोसिस स्टार्ट करवा देगा, सेल की डेथ स्टार्ट करवा देगा। अब ये देखें ये अंदर ही सेल के अंदर से ही चूँकि स्टार्ट हुई है, ठीक है, कैस्पेस जो है वो निकला है तो यहाँ पे जो है वो C9 यूज़ होगा। इसको हम बोलेंगे इंट्रिंसिक पाथवे के, सेल के अंदर ही हुआ है जो कुछ हुआ है, बाहर से कोई चीज़ इन्वॉल्व नहीं हुई, बाहर से कोई चीज़ नहीं आई। अब अगर हम दूसरे पाथवे की बात करें, एक्सट्रिंसिक पाथवे की, एक्सट्रिंसिक पाथवे की अगर हम बात करें तो इसमें ऐसे होता है कि फॉर एग्जांपल अगर ये सेल है, ठीक है, उसके अंदर ये न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। अब हर सेल के ना बाहर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ ऐसे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं डेथ रिसेप्टर्स। इनका नेम ही डेथ रिसेप्टर्स है।
हर सेल के बाहर जो है ये प्रेजेंट होते हैं। अब अगर बाहर से कोई जो है इंजरी वाली चीज़ आ गई, कोई डिसीज़ वाली कोई जो है वो मालिक्यूल्स आ गए हैं, ठीक है, वो जाके अगर इसके साथ अटैच कर जाते हैं डेथ रिसेप्टर्स के साथ, तो वो जो बना लेंगे डेथ लिगेंड। उनको हम बोलेंगे डेथ लिगेंड। मीन के बाहर से जो मॉलिक्यूल्स आएंगे अगर वो अटैच हो जाते हैं डेथ रिसेप्टर्स के साथ, फिर उन मॉलिक्यूल्स को हम बोलेंगे डेथ लिगेंड। अब क्या होगा, अब ये बाहर से आएंगे, बाहर से जब ये आएंगे तो यहाँ पे आके जो है ये एक्टिवेट करवा देंगे कैस्पेस 8 को। कैस्पेस 8 को जब ये एक्टिवेट करवाएंगे तो वो अपोप्टोसिस स्टार्ट करवा देगी, सेल की जो है कम्प्लीटली डेथ स्टार्ट करवा देगी। सो ये है एक्सट्रिंसिक पाथवे, ये है इंट्रिंसिक पाथवे जो है सेल के अंदर से ही साइटोक्रोम्स बाहर आए सेल में, तो वहाँ पे जो है वो कैस्पेस एक्टिवेट हुआ। जबकि एक्सट्रिंसिक पाथवे बाहर से मॉलिक्यूल्स आए जो कि डेथ रिसेप्टर्स के साथ अटैच हुए, फिर कैस्पेस 8 जो है वो एक्टिवेट हुआ, जिसकी वजह से अपोप्टोसिस स्टार्ट हो गई। सो ये थे इनिशिएशन के फैक्टर्स के इनिशिएशन कैसे होती है अपोप्टोसिस में। अब उसका सेकंड जो स्टेप है वो है एग्जीक्यूशन। सेकंड जो स्टेप है वो है एग्जीक्यूशन। अब किसी भी तरीके से अगर इस पाथवे से जो है अपोप्टोसिस स्टार्ट हुई है या फिर इस पाथवे से जो है अपोप्टोसिस स्टार्ट हुई है, C8 से हुई है या C9 से, इनमें से कोई भी अगर पाथवे जो है वो स्टार्ट हुआ है तो वो एक्टिवेट करवा देंगे C3 को। ये जब C3 को एक्टिवेट करवाएंगे कैस्पेस 3 को, अब जब कैस्पेस 3 एक्टिवेट होगा तो वो क्या करेगा, वो एक्ट करेगा इंडोन्यूक्लियस एंजाइम पे। न्यूक्लियस एक्टिवेशन करवा देगा इंडोन्यूक्लियस की। जब इंडोन्यूक्लियस की एक्टिवेशन स्टार्ट होगी, न्यूक्लियस का मीन है कि डिसोल्यूशन करवा देना, इंडो मीन अंदर से, ठीक है। न्यूक्लियस का जो है ना, न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है, उसका कुछ स्ट्रक्चर जो है ना इस तरह होता है डीएनए का, लाइक दैट। डीएनए कुछ इस तरह से होता है। जब इंडोन्यूक्लियस एक्टिवेट होगा तो वो क्या करेगा, डीएनए पे एक्ट करेगा, यहाँ एक ही साइड पे जो है ना वो अफेक्ट करेगा, इसको तोड़ देगा, हर जगह से जो है इसको तोड़ने लग जाएगा और सेल की जो है वो कम्प्लीटली डैमेज हो जाएगी, सेल कम्प्लीटली डैमेज स्टेट में चला जाएगा। तो यहाँ पे जो है एपोप्टोसिस कंप्लीट होती है। 2 मैकेनिज्म है इसके, मैकेनिज्म में 2 पार्ट्स हैं, इनिशिएशन है, एग्जीक्यूशन है। इनिशिएशन में इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे है। उसके अलावा एग्जीक्यूशन में जब कोई भी पाथवे आता है तो वो क्या करता है, आके फ़ौरन इंडोन्यूक्लियस को एक्टिवेट कर देता है। इंडोन्यूक्लियस जो है ना वो एंजाइम है जो कि न्यूक्लियस को ख़त्म करने वाला, डिसॉल्व करने वाला हो। तो जब ये एंजाइम एक्ट करता है डीएनए पे, उसको कम्प्लीटली ब्रेक कर देता है और अल्टीमेटली सेल की है वो डैमेज हो जाती है।